अस्सलाम वालेकुम, इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे महंगा, कीमत 331 रुपये 20 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे का इजाफा हुआ, नर्ख 390 रुपये 42 पैसे मुकर्रर। बिजली एक माह के लिए 2 रुपये 52 पैसे महंगी होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त कर दी। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। सीसीपीए की दरखास्त पर 27 अगस्त को समाअत होगी। और ज़राई तरक्कियाती बैंक का ट्रांजैक्शन प्लान अगस्त में ही मंजूर हो जाएगा। कोशिश है रवा माली साल ZTBL की निचकारी हो जाए। हुकाम की कौमी असम्बली कायमा कमेटी निचकारी को ब्रीफिंग। कुछ बात करेंगे गैर मुल्की करेंसीज की। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज 1 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इसकी कीमत 277 रुपये 61 पैसे पर आ गई है। यूरो को देखा जाए तो 1 रुपया 22 पैसे सस्ता हुआ। बरतानवी पाउंड 1 रुपया 27 पैसे कमी से 375 रुपये 45 पैसे पर इसकी कीमत आ चुकी है। आज के प्रोग्राम में आपको एक कहानी सुनाएंगे। बासमती, जिसकी खुशबू दुनिया भर में मशहूर है और जिसके दाने सिर्फ चावल नहीं बल्कि बड़े सगीर की एक कदीम ज़रई रिवायत की कहानी सुनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बासमती नाम पर हक किसका है? यह सवाल उस वक्त एक बड़े कानूनी तनाज़े में तब्दील हुआ जब भारत के एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपेडा ने ऑस्ट्रेलिया में बासमती को अपने सर्टिफिकेशन ट्रेड मार्क के तौर पर रजिस्टर कराने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने इस दावे को कबूल नहीं किया। 22 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलियाई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के नुमाइंदे ने करार दिया कि बासमती सिरफे के दायरे या मुल्क से मंसूब नहीं की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान में भी बासमती चावल पैदा होता है और पाकिस्तानी ताजरों को भी इस नाम के इस्तेमाल का जायज़ हक हासिल है। भारत ने इस फैसले को ऑस्ट्रेलिया की वफाकी अदालत में चैलेंज किया। कहानी और अब एक और अहम बाब सामने आ चुका है इसमें कि फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एपेडा की अपील मुस्तरद कर दी है और जवाब दहिंदा के अखराजात भी अदा करने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान की वजारत तिजारत इसे अपनी इस दरीना मौक़िफ़ की आम कामयाबी करार दे रही है कि बासमती किसी एक मुल्क की इजारादारी नहीं बल्कि एक ऐसे तारीखी खित्ते की शनाख्त है जो आज पाकिस्तान भारत दोनों के इलाकों तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम पहले ही तस्लीम कर चुके हैं कि बासमती चावल पाकिस्तान में भी पैदा होता है, इसलिए इस पर इंडिया की इजारादारी को तस्लीम नहीं किया जा सकता। माहिरीन के मुताबिक ये झगड़ा सिर्फ चावल की एक किस्म का नहीं बल्कि नाम और ब्रांड की मुआशी मिल्कियत का है। अगर भारत को यह कानूनी हक मिल जाता कि बैनुल अक़वामी मार्केट में बासमती नाम सिर्फ उसके चावल के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, तो पाकिस्तान आइंदा इन ममालिक में बासमती का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से महरूम हो जाता और इससे एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता। भारत ने इससे पहले न्यूजीलैंड में भी ऐसी कोशिश की थी, लेकिन वहां भी नाकामी का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलियाई अदालत का यह फैसला इसलिए भी अहम है कि बासमती नाम से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ी जंग यानी कि यूरोपीय यूनियन में लड़ी जा रही है। भारत ने वहां भी बासमती को GI प्रोटेक्शन देने के लिए दावा दायर कर रखा है। पाकिस्तान ने जवाबी दावा दायर किया हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया के फैसले के बाद पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन की अहम मार्केट में लिवरेज मिलेगा। फैसले के बाद पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को फायदा हुआ है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को $2 करोड़ मालियत से जायद का चावल एक्सपोर्ट करता है, जबकि यूरोपीय यूनियन को चावल की बरामदात से $32 करोड़ का भारी ज़र मुबादला हासिल हो रहा है। तो आखिर अदालत के इस फैसले का पाकिस्तान के किसानों, बासमती एक्सपोर्टर्स और आलमी मार्केट के लिए क्या मतलब है, इस पर आज तफसीली बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम चावल की ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात भी कर लें तो गुज़श्ता माली साल मायूस कुन रहा है। एक साल के दौरान 31% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। वॉल्यूम कम होकर $2 अरब 29 करोड़ पर आ गया है, जो एक साल पहले तकरीबन $3 अरब 35 करोड़ पर मौजूद था। अगर वॉल्यूम को देखें तो एक्सपोर्ट 58 लाख टन से कम होकर तकरीबन 42 लाख टन पर आ गई है। बरामदात में कमी का जायजा लिया जाए तो भारत की जानिब से अपने नॉन बासमती चावल की बरामद पर आयद पाबंदियां मुकम्मल तौर पर खत्म करना बड़ी वजह करार दी जा रही है। इससे पहले इंडिया ने नॉन बासमती चावल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रखी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फायदा हो रहा था। पाकिस्तान की चावल की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ था। फिर आलमी सतह पर कीमतें गिरने से भी एक्सपोर्ट को नुकसान हुआ है। इसके अलावा मुल्क में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफे को भी इसकी वजह करार दिया जा रहा है। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चावल की मिनिमम जो एक्सपोर्ट प्राइस है उसको आलमी मार्केट से भी ज्यादा रखा है, जिसकी वजह से भी आलमी खरीदारों ने पाकिस्तान के बजाय जो दीगर ममालिक हैं उसका रुख किया है। इसी वजह से हुकूमत ने भी राइस सेक्टर के लिए 20 अरब रुपए की ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम मुतारिफ करवाई है। इसी अहम मामले पर आज हमने बात करनी है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राइस एक्सपोर्टर्स एंड सदर बासमती ग्रोअर्स एसोसिएशन फारूक बाजवा साहब और उनके साथ अली मुर्तजा एक्सपोर्टर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।
फारूक साहब, सबसे पहले मैं आपकी जान पाऊंगा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम जरा समझना भी चाह रहे हैं ये जो बासमती की जंग है ये क्या है, ये बासमती लफ्ज की जंग शुरू कब हुई और कहां से हुई, जरा ये हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बासमती गौ एसोसिएशन जो है इसने 27 मई 2004 को WTO में जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उधर पहली दुनिया में ये एसोसिएशन थी जिसने अप्लाई किया कि हम इसकी जोग्राफिकल इंडिकेशंस के हकदार हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने मुल्क से इसकी सर्टिफिकेशन भी दें। चुनांचे हमने WTO के अप्लाई करने के बाद पाकिस्तान में उस वक्त ट्रेड कमिश्नरी के तहत उस कानून के मुताबिक दी, जिसने 2009 में हमें उसको मजाज अदारा डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है किसानों का अदारा है बासमती एसोसिएशन, इसका हक है जोग्राफिकल इंडिकेशन का और ये इसमें हम इनका राइट को एक्सेप्ट करते हैं। जिस पे कराची में अपीडा ऑफ इंडिया और दूसरा उसका अपना रीप का और दूसरे जो मिसलिनियस लोगों ने उसको अपना चैलेंज किया, जो 2020 तक ये हम केस कराची में लड़ते रहे। इस दौरान में इंडिया में न्यू दिल्ली में भी हम गए और वहाँ भी ये केस 26 नवंबर 2024 को नॉन परसुएंस की वजह से ख़त्म हुआ। फिर अच्छा, आप इस केस के लिए दिल्ली भी गए थे ये केस लड़ने के लिए? जी हाँ, वो उस वक्त जो थे अहमद मली साहब थे मरहूम, तो वो गए थे। उनके बाद मैं प्रेसिडेंट बना। उसके बाद हमने चेन्नई में भी इनका केस लड़ा, लेकिन चेन्नई में हमें अप्रोच ना दी गई और ना ही वो हमें कोई उन्होंने वीज़ा दिया। वहाँ फिर ट्रिब्यूनल में भी हम लूज़ कर गए। अच्छा, इसका जो मसला है वो ये है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि बास में होता है खुशबू और मिट्टी मैंने मिट्टी जो है, तो ये खुशबू की मिट्टी, ये आपके दरिया रावी और दरिया चिनाब के दरमियान का जो इलाका है उसकी ये खासियत है। अच्छा, अब ये जो उसमें इंडिया में को 3-4 ज़िले आते हैं और बाकी कुछ 6 ज़िले के करीब पाकिस्तान में आते हैं। इसमें हमने कहा कि ये आप ही इसके मालिक नहीं है, इसमें ज़्यादा पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये हमने 2020 तक, जबकि 20 मार्च 2020 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कानून बनाया, ट्रेड कमिश्नरी के बजाय उन्होंने अपना एक अलहदा कानून बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसकी वाली वारिस है। तो उसके बाद जो हमारी MA 47 और MA 49 और MA 63 की 3 रिट पटिशनें जो दायर थी उधर सिंध हाई कोर्ट में, तो उसमें उन्होंने लिखा कि सिंस द लॉ हैज़ बीन रिपील्ड द केस इज़ फाइल्ड। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा जी कि बासमती जो है पूरे पाकिस्तान में अलाउ कर दी, हत्ता कि आपके जो है दादू और साउथ ऑफ जो है ना पाकिस्तान, वहाँ भी ये काफ़ी हद तक बीजी जाती है। लेटर ऑन ये जो है ना ये 2017-18 तक आपकी जो पैदावार थी बासमती की, जो दुनिया में सिर्फ 2 मुल्कों में होती है, वो एक इंडिया में एक पाकिस्तान में। फ़िलिपाइन ने भी कोशिश की थी, लेकिन फ़िलिपाइन को हमने उस दौर में जब शुरू में बनाई थी तो उस पर हमने ऑब्जेक्शन दिया और उन्होंने फिर ये नहीं किया। तो इंडिया और पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी पाकिस्तान बनती थी, पाकिस्तान इंडिया में। और फारूक साहब, फिर अभी रिसेंटली जो हम ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो वफाकी अदालत ने, फेडरल कोर्ट ने भी जो भारतीय सरकारी अथॉरिटी पैडा की अपील मुस्तरद की है, ये भी पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। और ये करार दिया है कि बासमती सिर्फ भारत में नहीं पाकिस्तान में भी पैदा होता है, जैसा कि आप भी फरमा रहे हैं। तो ये फैसला हमारे राइस एक्सपोर्ट के लिए कितना अहम है, जरा ये भी बताइए साथ। सर मैं उसी पे आता हूँ। फिर ये अमेरिकन एक अदारे ने अमेरिका में भी बासमती रजिस्टर करा ली, जिसको फिर इंडिया ने कंटेस्ट करके ख़त्म कराया था। ये तो इसकी बैकग्राउंड है। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ बासमती जो है वो 30 लाख टन से कम हो गया, 8 लाख टन पे क्यों आ गई? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पैदावार है वो 1 करोड़ 10 लाख टन है आपकी टोटल अच्छे राइस की। एक तो है ना कोर्स क्वालिटी, एक जो प्राइम क्वालिटी है वो 1 करोड़ 10 लाख टन है। तो उसमें ज़्यादातर हमने इंडियन वैरायटी यानी 1509 इंडिया का नंबर है 1509, वो उसको हमने किसान बासमती के नाम से मंजूर करके पाकिस्तान में बेचना शुरू कर दिया। 1121 इंडिया की वैरायटी है, उसको हमने कायनात के नाम से दिया। फिर वो इंडिया का पूसा है
1692 और इंडिया का है 1847। ये सारी इंडियन वैरायटी पाकिस्तान में जो है ना वो अल्टरनेटिव के तौर पे आ गई। उसकी रीज़न ये है कि बासमती का जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है राइप होने का, वो 120 से 130 दिन है, जबकि अब 1509 का जो रेट पीरियड है वो 90 डेज़ है। तो लोगों को 40 दिन 35 से 40 दिन का कुशन मिला, तो लोग इधर ज़्यादा डाइवर्ट हो गए। तो नतीजतन हमारी जो प्रायोरिटी थी कि हम दुनिया में एक नाम है बासमती का, उसमें जो सबसे ज़्यादा यूरोप, अमेरिका और कनाडा में बिकता था, उससे फिर हम वो उस पैदावार में पीछे चले गए। अब जो है यूरोप में आपके ब्राउन राइस पाकिस्तान से जाता है बासमती का, बाकी आपकी जो पैदावार है फारूक साहब, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ज़ाहिर है इस फैसले के जो असरात हैं या इस फैसले का पाकिस्तान के किसानों को भी बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, एक्सपोर्टर्स को तो फ़ायदा पहुँच ही रहा है। नहीं, उसमें कुछ रीज़न्स हैं। पहली चीज़ है कि ना तो पंजाब की गवर्नमेंट, ना विद ड्यू अपॉलोजी, ना फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल है ये पंजाब के किसानों को, चाहे वो गंदम का हो, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो किसी का हो, उसको अप्रेज़ करने का और उसको हेल्प आउट करने का। अब देखें, आप 4 अरब डॉलर आज से 2 साल पहले की है, आप डाउन हो गए, आपकी 50% डाउन हुई, तो क्या वजह है? उसकी कोई ना कोई तो रीज़न है ना। उसकी रीज़न जो हम समझते हैं वो ये है कि आपके यहाँ जो मेजॉरिटी ऑफ द जो आपके कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वो ऑब्सोलीट हैं। वो उनकी जो उनकी पैदावार है उसमें जो फिनिश प्रोडक्ट है वो 50% है, और R&D में भी कोई खास काम नहीं हो रहा है इस सेक्टर में। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमारे साथ ही रहिए, अली मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली साहब, जो गुफ्तगू हो रही है, जो फेडरल कोर्ट ऑफ फैसला आया पाकिस्तान के हक में बासमती राइस के हवाले से, उसकी हम बात कर रहे हैं। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए फैसला कितना अहम है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी अपने शो में। पाकिस्तान इस वक्त अपना मौक़िफ़ बड़े अच्छे अंदाज में पेश कर रहा है, और पाकिस्तान इस वक्त जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो PGI एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर इस वक्त अपने बासमती के मौक़िफ़ को पूरी यूरोप में और यूरोपीय यूनियन में बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, और पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इस वक्त इसके ऊपर तवज्जो दे रहा है, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए इस मौक़िफ़ के तहत बड़ी पजीराई मिलेगी, और पाकिस्तान बहुत आगे इंशाअल्लाह अपनी एक्सपोर्ट को, अपनी बरामदात को लेके जाएगा। और इंडिया ने इसी बिहाव पे पाकिस्तान के बहुत सारी तासुरात का इजहार किया है, और हमारा मुल्क इस वक्त जिस तरीके से अपनी जोग्राफियाई और सकाफती जो वर्से को लेके चल रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक राइस एक सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट का शोबा नहीं है, अभी भारत का आप जिक्र कर रहे हैं फारूक साहब। ये जब भारत की बात हो रही है, ये भारत ने, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, माजी में भी बड़ी कोशिश की है बासमती के नाम पर आलमी सतह पर उनकी इजारादारी उनको मिल जाए। भारत इतनी कोशिश क्यों करता है खासतौर पर ये बासमती राइस को लेकर? उसकी रीज़न ये है कि ये वैल्यू एडेड चीज़ है। $1200 में बाद राइस है जो दुनिया में बिक सकता है पर टन, और बाकी जो राइसेस हैं वो तो $400-500 के अंदर हैं, वो कोर्स क्वालिटी है। तो वो दुनिया के बेस्ट जो चावल हैं वो इंडिया पाकिस्तान में ही है। अच्छा, अब उसमें यह है कि हमारी जो पैदावार है वो 30 लाख टन से 8 लाख टन है, तो ज़ाहिर है 8 लाख में हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी है। और अगर दूसरा जो सबसे बड़ा मसला बन गया कि वो इंडिया ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है और अपने कारखाने अपडेट करके 60% रिकवरी कर ली है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि एक जगह पे 50% वेस्ट हो रही है और एक जगह पे 40% वेस्ट हो रही है, तो वो आपके सामने है कि उसका इम्पेक्ट क्या होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब गवर्नमेंट पर्टिकुलरली, उनको ये चाहिए कि वो जितने भी हमारे यहाँ जो कारखाने हैं उसको मशीनरी वाइज
अपडेट कराए और उसमें हमारी रिकवरी 60% पे ले जाए तो इंटरनेशनल प्राइस में हम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अब इसकी मिसाल ये है कि ईरान में चावल बहुत कम होता है और वहाँ ये जितना चावल 1 करोड़ टन हम पैदा करते हैं ये सिर्फ ईरान को ही हम दे देना तो उसकी जो है ना वो पूरी हो जाती ज़रूरियात। इसीलिए फारूक साहब हम देखते हैं कि भारत ने ऐसा ही जो दावा है वो यूरोपीय यूनियन में भी कर रखा है। ज़रा साथ में ये भी बताएं, हम ओवरऑल ज़रा एक्सपोर्ट्स की बात भी कर लेते हैं राइस की। ये एदाद शुमार को देखा जाए तो गुज़श्ता माली साल में जो राइस एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 31% कमी हुई है। फारूक साहब, इसकी बड़ी वजह क्या है? ये क्या यही वजह है जैसे अभी हम जिक्र भी कर रहे थे? एक बात ये भी है कि जो नॉन बासमती राइस है भारत ने उस पर पहले पाबंदी लगाई हुई थी, वो पाबंदी हटा दी है। नहीं, नॉन बासमती पे इंडिया ने नहीं थे, उन्होंने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को ख़त्म किया है और उनकी करेंसी डिवैल्यू हुई है जिसकी वजह से उनका जो रेट है वो नीचे आया और हम अफोर्ड नहीं कर सकते नीचे लाने के लिए। या तो हम 60% रिकवरी पे जाएं तो फिर हम कॉम्पिटिटर हैं, जब तक 50% रिकवरी पे होंगे तो हम कॉम्पिटिटर नहीं हैं। इसलिए लोकल मार्केट में हम ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं और आपकी जो लेटेस्ट कुछ ज़्यादा 10% होंगी जो मशीनरी है वो एक्सपोर्ट कर रही है, जो महंगी जिन्होंने चाइनीज़। यानी कि फारूक साहब, ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, ज़्यादा कॉस्ट होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि भारत इससे आगे निकल गया है। जी हाँ, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी की वजह से हम पीछे हैं और वो उन्होंने उसको अपडेट किया, BMR में उन्होंने मशीनरी बेहतर की है, 60% रिकवरी पे चले गए हैं, हम 50% पे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपकी 1 करोड़ टन है तो 10 लाख टन जो है उसमें हम माइनस है और वो लो प्राइस पे उसकी आउटपुट है। सही। अली साहब, हम किस तरीके से अपनी राइस के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं? मसाइल कहाँ हैं, चैलेंजेस कहाँ हैं? अली मुर्तजा साहब। फारूक साहब, मैं आपकी जानिब आऊं। जी अली साहब। इस वक्त मुख्तलिफ पाकिस्तान को इस वक्त मुख्तलिफ शोबों में जो है वो काम करने की ज़रूरत है और राइस के शोबे में तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान को इस वक्त अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान का इस साल का तखमीना देखा जाए कि पाकिस्तान ने इस साल एक्सपोर्ट में क्या किरदार अदा किया है तो पाकिस्तान इस वक्त 2.94 अरब डॉलर की जो है पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट कर चुका है। ये पाकिस्तान के लेटेस्ट अदादो शुमार है और ये ट्रेड स्टैटिक्स हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त जो है ना हो रहे हैं। इस वक्त जो एक्सपोर्ट के अदादो शुमार थोड़ी वक्त की किल्लत भी है। फारूक साहब, मैं आपसे भी इससे कमेंट चाहता हूं तो चैलेंजेस क्या हैं? साथ में हुकूमत ने 20 अरब रुपए की जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम मुतारिफ कराई है, इससे भी आपको लगता है कि ये एक अहम फैक्टर है जिससे राइस के एक्सपोर्ट में कुछ इजाफा हो सकेगा? ये इन्होंने जनवरी के महीने में ना जी $90 पर टन सिर्फ दी थी। उस पर जब इंडिया ने मिनिमम एक्सपोर्ट पर ख़त्म की तो पाकिस्तान वालों को एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी, तो इन्होंने $90 पर टन सिर्फ बासमती पे दी। आपकी बासमती की एक्सपोर्ट जो है ना वो उसमें मेजॉरिटी तो ब्राउन राइस है। ब्राउन राइस में यूरोप में ड्यूटी नहीं है, तो वो आपके उन लोगों को जिन्होंने ब्राउन राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट है। अदरवाइज़ आपकी फिनिश प्रोडक्ट जो है मिडल ईस्ट के लिए, अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए उस पर कोई इतना खातर खा नहीं है। उसके जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को जो है ना वो मॉडर्नाइज करके 60% रिकवरी पे नहीं जाएंगे और आपकी वेस्टेज ज़्यादा होगी तो उस वक्त तक आप दुनिया में कॉम्पिटिटर नहीं है। जहाँ तक रह गया आपके चावल की क्वालिटी, उसका जो है टेस्ट और उसकी जो है अपना डिमांड। देखिए दुनिया में आबादी बढ़ रही है, उसमें सब नंबर 1 पे गेहूँ इस्तेमाल होता है तो नंबर 2 पे आपका चावल है और बाज़ जगह चावल नंबर 1 पे है। तो आप उसमें कंपेंसेट कर सकते हैं कि हमारी कौम जो है वो चावल कम खाती है, लेकिन हम ऑब्सोलीट आपके जो हैं मेजॉरिटी ऑफ द जो इंडस्ट्री है मशीनरी की वजह से वो उसका नतीजा है कि अगर आपकी रिकवरी 60% होगी तो वो किसान को प्राइस ज़्यादा मिलेगी और अगर आपकी रिकवरी 50% होगी तो वो किसान पे लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी कि इसका जो नुकसान है वो एक्सपोर्ट से भी हो रहा है और किसान को भी नुकसान पहुंच रहा है। किसान को भी हो रहा है। अब आ जाए इतनी बड़ी ये फसल है, इस फसल में रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है कि आपकी फाइनेंस अवेलेबल नहीं है।
4 महीने की ये फसल है आपका। बिल्कुल, अगर फाइनेंस अवेलेबल भी होगा ये बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट को इसमें सपना चाहिए। बहुत शुक्रिया, फारूक बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सवाल से गुफ्तगू करने के लिए। ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, फिर सी फूड इंडस्ट्री पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अब जिक्र करेंगे पाकिस्तान की सी फूड एक्सपोर्ट्स का, जिसने गुज़श्ता माली साल तकरीबन 57 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड कायम किया है। एक साल के दौरान 16% का नुमाया इसमें इजाफा देखा गया है। सबसे बड़ा हिस्सा फ्रोजन मछली का रहा है, जिसे 10 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला हासिल हुआ। फ्रोजन स्क्विड, फिर कटल फिश, फिश मील और झींगे यानी कि जो प्रॉन्स हैं उसकी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट की गई है। पाकिस्तानी सी फूड की सबसे बड़ी मार्केट चाइना है, जहाँ 57% माल भेजा जाता है। गुज़श्ता माली साल चीन को बरामदात भी रिकॉर्ड 25 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई हैं, जो पाकिस्तान की उभरती हुई इंडस्ट्री के लिए हौसला अफजा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक चीन ने पाकिस्तानी सी फूड के लिए एयरपोर्ट्स पर ग्रीन चैनल खोला है, जिससे आइस पैक ताज़ा सी फूड 48 घंटों में चीनी मार्केट तक पहुंच रहा है। चीन के अलावा थाईलैंड है, फिर जापान, मलेशिया और यूएई का शुमार भी बड़े खरीदारों में होता है जो पाकिस्तान से मछली खरीदते हैं। पाकिस्तान को अमेरिका से 4 साल की बरामदी तौसी भी मिल चुकी है। अगर मौके की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 1000 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी मौजूद है। मुल्क में मछली और झींगे पकड़ने के लिए ज्यादातर कुदरती शिकार पर इंहिसार किया जाता है। अगर श्रिम्प फार्मिंग को ही फरोग दिया जाए तो सिर्फ इससे ही करोड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं। हुकूमत ने भी सी फूड से एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर नजर जमा ली है। आइंदा बरसों के लिए 1 अरब डॉलर का टारगेट मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि कोरंगी में 100 एकड़ पर सी फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट जोन कायम किया जा रहा है, जिसमें 20 से 25 प्लांट्स लगाने का प्लान शामिल है। अगर मसाइल का जिक्र करें यहाँ पर तो सबसे बड़ा मसला वैल्यू एडिशन का है, जो तकरीबन हमारे हर सेक्टर में दिखाई देता है। 70 से 80% सी फूड कच्चा या सिर्फ फ्रोजन हालत में सस्ते दामों बरामद कर दिया जाता है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं की जाती, या फिर उसे मुर्गियों की खुराक के लिए बतौर फिश मील भेजा जाता है। बंदरगाहों पर नाकिस सफाई और कोल्ड चेन की कमी का भी मुसलसल सामना है, ये मसला हल नहीं हो पा रहा। फिर यूरोपीय यूनियन और दीगर मगरबी ममालिक के जो कवानीन हैं वो भी इस मामले में बहुत सख्त हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट में मुश्किलात हैं उसका सामना है। एक और अहम मसला ममनुआ जालों का इस्तेमाल और ओवर फिशिंग का भी है, जिसके बायस पाकिस्तानी हदूद में मछलियों के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। इस हवाले से सबसे पहले आपको रिजवान आलम की रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। डॉलर का पोटेंशियल मगर मसाइल बेशुमार और किसी हद तक नज़रअंदाज भी। मैं बात कर रहा हूँ सी फूड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की। समंदर से हासिल होने वाले इस ख़जाने को कीमती ज़र मुबादला यानी डॉलर्स में तब्दील करने की मुख्तलिफ पहलुओं की कहानी आज हम आपको सुनाते हैं। 1050 किलोमीटर की तवील कोस्टल बेल्ट और हज़ारों नॉटिकल मील पर फैला वसी और अरीज समंदर, मगर पाकिस्तान की सी फूड एक्सपोर्ट मालियत में सिर्फ 57 करोड़ डॉलर और मिकदार में 2,72,000 मेट्रिक टन। चाइना, अमरीका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, खलीजी रियासतें, वियतनाम, थाईलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और रूस हमारे सी फूड के बड़े खरीदार। लेकिन कहीं पाकिस्तानी मछली और कहीं झींगा मुख्तलिफ पाबंदियों की जद में, और वो भी बरसों से। ये थोड़े इशू जो है ना हमारे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, हर मुल्क में, यानी आप देखें ना कि कहीं ना कहीं हर्डल हैं, कहीं हेल्थ के इशू है, कहीं जो है ना बैन के इशू आ रहे हैं। सरकारी हुकाम के अपने इंकशाफ के मुताबिक पाकिस्तान अपनी टोटल सी फूड एक्सपोर्ट का सिर्फ 1% वैल्यू एडिशन कर पाता है, जबकि 99% सी फूड बरामदात खाम माल की शक्ल में अर्जा नरखों पर फरोख्त होती हैं। पाकिस्तान की समंदरी बरामदात न बढ़ने की एक वजह इस शोबे में बड़ी सरमायाकारी का फुकदान भी है। असल फिशरीज़ है वो है ही डीप सी में बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल वाली फिशरीज़ है। तो इस वक्त 32 लाइसेंस के लिए कुछ फर्म्स ने अप्लाई किया हुआ था, तो अभी प्रोसेस में है। दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी कमर्शियल अताशी और ट्रेड मिशन, फिर भी कारकर्दगी नाकाबिले जिक्र। यूं ज़बरदस्त मांग के बावजूद पाकिस्तान की सी फूड बरामदात न होने के बराबर है। पाकिस्तान को 2025 में 25,000 मैट्रिक टन टूना मछली की एक्सपोर्ट का कोटा अलाट हुआ, लेकिन अब तक मुल्क से 1 टन भी टूना मछली एक्सपोर्ट नहीं की जा सकी है। माहिर के मुताबिक अगर सिर्फ ये एक मछली अच्छी तरह पैक करके वैल्यू एडिशन की शक्ल में बरामद की जाए तो पाकिस्तान को 40 करोड़ डॉलर का खतीर ज़र मुबादला सिर्फ एक मछली की बरामद से हासिल हो सकता है। कैमरामैन मोहसिन अली और अली मुशर्रफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।
रिजवान आलम की खुसूसी रिपोर्ट, इस पर आपने देखी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, एमडी कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी हैं, और चेयरमैन सी फूड एक्सपोर्टर्स जफर कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। जफर साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानब आऊँगा, क्योंकि इस सेक्टर से कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं और एक्सपोर्ट 16% इजाफे से ये बताया जा रहा है कि $57 करोड़ पर पहुँच गई। 2024 के मुकाबले में ये 24% ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं। चीन को हमने 57% बरामद किए हैं। ये भी बड़ी मार्केट साबित हुई है पाकिस्तान के लिए। वजह क्या है, किस तरह ये मुमकिन हुआ है कि एक्सपोर्ट्स में हमारे सी फूड सेक्टर से इतना इजाफा हुआ? जफर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें, चंद चीज़ें जो है ना काबिल ज़िक्र हैं। देखें, पिछले 2 सालों में जो हमारी सी फूड की क्वालिटी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। कुछ जो हमारे प्रोसेसिंग प्लांट्स ने अपने आप को जो है ना वो जदीद तर्ज पे लेके आए हैं। वैल्यू एडिशन की तरफ जो है ना 2 से 3 प्लांट हमारे जो है ना मुंतकिल हो गए, और बाकी प्लांट्स भी कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं, क्योंकि जब तक हमारी मैं इंडस्ट्री। वापस आपकी जाने बात हूं, हम चाहते हैं आपकी ऑडियो थोड़ी क्लियर हो जाए हमारे लिए। इस वक्त जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, इस पर आप कमेंट कीजिएगा कि क्या वजूहात बनी है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है पिछले चंद सालों में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले मैंने आपको ये बताया था कि एक्सपोर्ट का जो बेसिकली जो फंक्शन है वो फेडरल सब्जेक्ट है और मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट बेसिकली उसको डील करता है। जो मेरे पास प्रोविंशियल सब्जेक्ट फिशरीज है उसमें हमें एक्सपोर्टर्स को ये फैसिलिटेट करना था कि हम उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करें। हमने इनको जो है क्योंकि जफर कुंडी साहब लाइन पर हैं और वो उसको सेकंड करेंगे कि हमने मार्च 2025 से इनको ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है कराची फिश हार्बर का। उसमें जो है एक्सपोर्टर्स जो है पहले उसमें प्रॉब्लम फील करते थे हार्बर में, लेकिन अब जो है हमारे पास जो है विजिट्स जो है कुछ हुई हैं, लोकल विजिट्स हुई है और इंटरनेशनल विजिट्स जो है नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है। और हमने फिशिंग के एनवायरनमेंट को भी काफी कंड्यूसिव किया है, जिसकी वजह से जो है ये एक्सपोर्ट जो है वो क्योंकि ज्यादा बड़ी है। थोड़ा सा आप डिटेल में बता सकते हैं जाहिद साहब, ये बेहतरी किस तरह लाई गई है और क्या बेहतरी लाई गई है? बेहतरी इस तरीके से लाई गई है कि एक्सपोर्ट पे तो जाहिर सी बात है जफर कुंडी साहब अपना बताएंगे कि उसके अंदर उन्होंने जो है क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे। इनको ये प्रॉब्लम आते थे, सफाई के प्रॉब्लम आते थे, सैनिटेशन के प्रॉब्लम आते थे, ठीक है। और ये हार्बर में सफाई के जो मार्च 2025 से पहले इश्यूज थे वो हमने काफी एड्रेस किए, जिनसे इनके लिए जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हुआ तो इनकी जो है बाहर से जो विजिट्स हो रही थी, जो लोग आ रहे थे, इन्होंने अपने प्रोसेसिंग प्लांट्स जो है हमारे जो 37 प्रोसेसिंग प्लांट्स है उन लोगों को जब एनवायरनमेंट मिला तो इनकी जो कंड्यूसिव विजिट्स है उसके तहत इनके बायलैटरल रिलेशंस जो है आई बिलीव वो अच्छे हुए हैं। और इनको लोगों ने जब विजिट किया तो हार्बर को उन्होंने बेहतर पाया और इस वजह से आई थिंक ये भी एक कंड्यूसिव फैक्टर है एक्सपोर्ट के लिए। सही जायसा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं वापस आऊँगा, बात हो रही थी जफर कुंडी साहब से भी। जफर साहब, मैं आपके चाहता हूँ कि आप अपनी बात कंटिन्यू करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी मैं ये कह रहा था कि जो जाहिद साहब ने बात की है बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि एक तो कराची फिश हार्बर की जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी बेहतर हुई है जब से ये जाहिद साहब आए हैं। इन्होंने काफ़ी इस पर तवज्जो दी है और पिछले 1 साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। और पहले हमें ये मुश्किलात होती थी कि जो हमारे बायर आते थे या विजिटर आते थे तो हमारा हार्बर इस काबिल नहीं था कि उनको विजिट करा सकें, लेकिन अब माशाल्लाह से इस काबिल हो गया है कि हम इसको दिखा सकें और उससे जो है ना हमारी डिमांड बढ़ी है। हमारी जो थोड़ा सा क्लियर भी कर दें, वो पहले हार्बर पर क्या चैलेंजेस थे जिनको अब दूर कर दिया गया है? देखें, पहले एक तो कंजेस्टेड बहुत ज्यादा हो गया था और वहाँ पे उसकी वजह से ना गंदगी बहुत ज्यादा हो गई थी, सफाई का जो है ना मौसर निज़ाम नहीं था। इसके अलावा जो है वहाँ पे एक किस्म के जो है ना इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी। तो जाहिद साहब ने एक तो तमाम इंक्रोचमेंट खत्म कराई है, सेवेज का निज़ाम सेट किया है, डेली बेसिस पे जो है ना सफाई का पूरे हार्बर की सफाई होती है और हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है ना हार्बर को धोया जाता है। उससे जो है ना हार्बर की एक शक्ल निकल आई है, ऐसा लगता है कि जैसे आप एक नए हार्बर में आ जाओ।
तो उससे सही, काफी सही। जो है ना इम्प्रूवमेंट, उससे क्या है कि ठीक। जैसे जो भी हमारे इस वक्त गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं, अच्छा, तो और हमारी सफाई प्रोडक्ट के की अलावा कोई चैलेंजेस थे जिसमें, जब ज़ाहिर है जब हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई और ऐसे चैलेंजेस थे जिनको दूर किया गया है, फिर हम इजाफा भी देख रहे हैं इसमें? जी जी, इसमें देखें ना, जैसे हमारा यूयू बैन था, यूके बैन था, सऊदी अरब बैन, अभी भी यानी अभी यू है हमारा, यूरोप जो है तकरीबन 4 फैक्ट्रियां वहाँ ओपन हो गई हैं, 4 प्लांट्स का माल जो है ना यूरोप की मार्केट में जा रहा है। इसके अलावा यूके की मार्केट में जो है वो तकरीबन 16 से 17 फैक्ट्रियां जो है ना उन्होंने एक्सपोर्ट शुरू कर दी है। पिछले 1 साल से समझ यूके की मार्केट हमारे लिए खुल गई है। इसके अलावा सऊदी अरब में हमें मुश्किलात थी, हमारा श्रिम्प्स नहीं जा रहा था, बहुत सी फिशेज नहीं जा रही थी। वो मेरीन फिशरी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम की कोशिशों से वहाँ भी जो है ना कुछ रास्ता हमें मिला है, कुछ कंपनियां वहाँ इनलिस्ट हुई हैं और वहाँ भी हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो स्टार्ट हो गई वो बड़ी। और जफर साहब, ये अगर हम चीन की बात भी करें, सिर्फ चीन को ही $25 करोड़ मालियत की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। बाकी मार्केट्स में सी फूड की जो बरामदात है उसका हजम नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसा है? सर असल में मसला ये आ रहा है कि बहुत से ममालिक में ना अभी भी ना बहुत से ममालिक हमारे पे बैन चल रहे हैं। जैसे यूएसए में पाकिस्तानी श्रिम्प्स पे बैन है ट्रेड की वजह से, सऊदी अरब में पाकिस्तानी श्रिम्प्स पे बैन है। तो वो जब तक वो बैन खत्म नहीं होते तो हमारा ये बैन क्यों है जफर साहब? जैसे यूएसए का एक रिक्वायरमेंट है ट्रेड की कि हर बोट के अंदर एक ट्रेड जो है ना एक डिवाइस होती है जिसमें से टर्टल निकल जाता है, तो वो डिवाइस लगाना जरूरी है। अब हमारी बहुत सी लाचों ने 95% बोट्स ने वो डिवाइस लगा ली है, लेकिन अभी तक जो है ना उनका विजिट जो है वो नहीं हो रहा। जब तक वो विजिट नहीं करेंगे, उसको अप्रूव नहीं करेंगे, वो पाबंदी खत्म नहीं होगी। सऊदीया के अंदर हमारा श्रिम्प बैन हुआ, उसमें ये था कि इंडिया से जो फार्मिंग श्रिम्प्स आता था उसके अंदर वाइट स्पॉट डिजीज निकली, तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों को जो है ना बैन कर दिया। अब इंडिया ने अपना असर इस्तेमाल करके वो बैन खत्म करा लिया, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तान का बैन खत्म नहीं हुआ है। सही, हमारे साथ रहिए, इस पर हम दीगर मामला की बात शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जाहिद हुसैन साहब, अगर आप इस हवाले से हमें कुछ ज़रा बता सकें, चीन जैसे ममालिक या हम जब यूरोपीय यूनियन की बात कर रहे हैं सी फूड एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, वहाँ पर कुछ अहम जो बुनियादी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं उसकी ज़रूरत होती है। इस वक्त कराची में कितने प्रोसेसिंग यूनिट्स इन स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरते हैं या मुकम्मल तौर पर उतरते हैं? देखिए, अभी जो हमारे पास जो टास्क है इन हैंड जो है वो ईयू रिपोर्ट है 2007 की, जो जिसके तहत जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे कुछ, और उस ईयू रिपोर्ट के हिसाब से हमें 3 चीज़ों के चैलेंजेस थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस थे, एक बोर्ड के चैलेंजेस थे और सप्लाई चेन एंड वैल्यू चेन के चैलेंजेस थे। अब उसमें जो है हमारे पास जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चैलेंजेस थे, जिसमें जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स थी वो हमने रिमूव की ताकि फिशिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए स्पेस क्रिएट की जाए और स्ट्रक्चर्स के लिए स्पेस क्रिएट की जाए। केवल जो एक हॉल है जो श्रिम्प के लिए यूज होता है उसकी एक्सपेंशन जो है वो अभी चल रही है और 1 महीने में वो एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा जो इसमें बोट मॉडिफिकेशन का है उसका जो है अमल चल रहा है, और तीसरा जो था वैल्यू चेन का है, उसमें हम जो है पुरानी जो ट्रॉलीज हैं उसकी जगह स्टील ट्रॉलीज लेकर आ रहे हैं और क्रेट विकर्स की जगह क्रेट सिस्टम जो है वो जो ईयू स्टैंडर्ड के हिसाब से है वो हमारे पास करना चाह रहे हैं। अब ईयू की जो मार्केट है जो अकॉर्डिंग टू फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से तकरीबन 60 to 70 बिलियन की मार्केट, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपके जो है आप कितना उसका पोटेंशियल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ तो आप ये कह रहे थे कि आप ओवर फिशिंग करते हैं तो वो जो है फिशिंग स्टॉक डिप्लीट हो रहा है, एक तरफ एक पॉइंट ये है, और दूसरा ये है कि इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई की जो थियरी है, जो एडम स्मिथ की थियरी थी इनविजिबल हैंड वाली, तो उसके अंदर ये है कि मार्केट जो होती है वो अपना कोर्स खुद डिटरमिन करती है, डिमांड एंड सप्लाई की थियरी पे रिलाई करती है। सही। तो हमारे पास रिपोर्ट के हिसाब से एक था श्रिम्प पीलिंग का, एक हमारे पास टास्क था, उसमें श्रिम्प पीलिंग के लिए हम श्रिम्प को छीलने के लिए बाहर भेज देते, जिस पर ईयू ने एतराज किया था, और हमने उसके प्लॉट्स जो थे, हमारे पास 5 प्लॉट्स थे, वो हमने फर्स्ट टाइम उसको ऑक्शन कर दिया है और वो प्रोसेस चल रहा है। तो वो अपना 8 महीने में जब अपना स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे
तो हमें श्रिम्प का जो ये ईयू का एतराज था वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मैं जफर कुंडी साहब से भी लास्ट कमेंट लेना चाहता हूँ, थोड़ी वक्त की किल्लत भी है। जफर साहब, ये जो हमारी वैल्यू एडिशन है इस सेक्टर में वो हम क्यों नहीं कर पा रहे? ज़्यादातर अभी तक जो हम देखते हैं वो रॉ फिश एक्सपोर्ट हो रही होती है 70-80%, इसकी क्या वजह है? जफर साहब से भी हम बात करना चाह रहे हैं। मैं लास्ट ही चाहूंगा आपसे कमेंट लूंगा जाहिद साहब, जो हम वैल्यू एडिशन की जब हम बात कर रहे हैं, ये इस वक्त कितनी ज़रूरी है इन एक्सपोर्ट्स के लिए हमारी सी फूड की? वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी, क्योंकि जो आपके 3-4 जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, जैसे कुछ अमेरिका में वैल्यू एडिशन